हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा। आज के मास्टर सीरीज में हम कवर करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का। सो लेट्स स्टार्ट इट। कंटेंट्स पे एक ओवरलुक लेंगे तो हमारे पास कंटेंट्स जो हैं वो इस चैप्टर को हम 4 सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। पहला सेगमेंट हम लेंगे गैल्वेनिक सेल्स का, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नॉनस्ट इक्वेशंस को पढ़ेंगे। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक हमारा दूसरा सेगमेंट रहेगा, जहां पर हम डेफिनेशंस, मेजरमेंट और उनके डाइल्यूशन इफेक्ट को जानेंगे। तीसरे सेगमेंट में हम इलेक्ट्रोलिसिस के पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, उनके लॉज और प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट में हम बैटरीज एंड कोरोजन्स को कवर करेंगे। सो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद 2 एस्पेक्ट्स। कौन से 2 एस्पेक्ट्स हैं? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रोड्यूस होती है हमारी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो अपने आप नहीं हो सकती, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसको कंडक्ट करते हैं। तो पहला सेगमेंट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेगमेंट सेल का सेगमेंट है, और दूसरा सेगमेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेगमेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या होते हैं गैल्वेनिक सेल? केमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिक एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल, डेनियल सेल। क्या है डेनियल सेल? डेनियल सेल हमारे पास 2 कंटेनर हैं। लेफ्ट साइड के कंटेनर में हमारे पास जिंक मेटल है और वो डिप्ड है जिंक +2 आयन के सॉल्यूशन में। राइट साइड के कंटेनर में हमारे पास कॉपर रॉड है, जो डिप्ड है कॉपर +2 कंटेनर में। दोनों इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहे हैं और उनको हमने कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग वायर के साथ। दोनों सॉल्यूशंस को हमने कनेक्ट कर दिया है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। जो आपको ये यू शेप ट्यूब दिख रही है उसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, और इसके थ्रू हमने दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है इस जब हम इस तरीके का सेटअप करते हैं, जो डेनियल सेल हमारा सेटअप हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जिंक सॉलिड, वर्टिकल लाइन जिंक +2, एक्वस 2 वर्टिकल लाइंस, कॉपर +2 एक्वस कॉपर। कैसे लगाया हमने ये रिप्रेजेंटेशन? जब भी हमें मेटल और मेटल आयन को सेपरेट करना है तो हम उनके बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज को शो करने के लिए हम डबल लाइन लगाते हैं, और अगेन राइट साइड का इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए हमने सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज किया है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को आपको रिप्रेजेंट करना है, सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके का गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप लेफ्ट साइड में एनोड को लिखते हैं और राइट साइड में कैथोड को लिखते हैं, और दोनों के बीच में आप सॉल्ट ब्रिज को शो करते हैं बाय द 2 वर्टिकल लाइंस। देखिए अब लेफ्ट साइड है, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, तो ये कैसा है? एनोड है। इस पे कौन सी रिएक्शन होगी? इस पे रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की। इट मींस यहाँ पर जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो टर्मिनल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे जिंक सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में। अब राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में हमारे पास जो है वो क्या है? हमारा कैथोड की तरह काम करेगा। कैथोड की तरह काम कर रहा है, इट मींस इस पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन की बात करूंगी तो कॉपर +2 इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जिंक ने दिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि यहाँ पर उनका यूज हो रहा है। तो एक बेसिक आइडिया है गैल्वेनिक सेल का। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिंक और कॉपर के कंटेनर है, जिंक और कॉपर की रॉड है, इस तरीके से सेटअप है। जिंक वाली साइड में आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड वाले कॉपर वाले सॉल्यूशन की साइड में आपका रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखूंगी तो जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इन जिंक +2, ओके, और कॉपर +2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के कैंसिल आउट हो गए। तो ओवरऑल जो नेट रिएक्शन है वो इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है इन द डेनियल सेल। ओके, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बोलें तो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे जिंक टू कॉपर। ओके, जिंक टू
कॉपर, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कॉपर टू जिंक। मेजर आइडिया आपने ले लिया। उसके बाद जो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आता है दिमाग में कि सॉल्ट ब्रिज, ये जो बीच में यूट्यूब लगाई वो क्या थी, क्यों लगाई, क्या उसमें होता है। तो देखिए सॉल्ट ब्रिज इज अ ग्लास ट्यूब, यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट भरते हैं KCl एंड KNO3 और NH4Cl का। इन्हीं का क्यों भरते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि ये केमिकली ना तो सॉल्यूशन के साथ, ना एनोडिक और कैथोडिक चैम्बर किसी में भी प्रेजेंट सॉल्यूशन के साथ वो रिएक्शन नहीं करते, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं करते। तीसरा, इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसके आयंस की मोबिलिटी सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के मोबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने जो इसमें जो भी पेस्ट भरा है, जैसे मैंने आपको बोला कि KCl लिया हमने या NH4Cl लिया, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं उसके आयंस एनोडिक और कैथोडिक चैम्बर के सॉल्यूशंस के रिएक्ट नहीं करने चाहिए, उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए और उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। लगाया क्यों है, देखिए लगाने के दो पर्पस हैं कि पहला पर्पस, इट अलाउज द फ्लो ऑफ आयंस, अपने थ्रू आयंस का फ्लो वो अलाउ करता है। दूसरा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हो रही है, देखिए यहाँ पर देखिए जिंक से क्या बन रहा है, जिंक +2 बन रहा है, तो इस चैम्बर में क्या होता जाएगा, अल्टीमेटली जिंक +2 का एक्सेस हो जाएगा। यहाँ से कॉपर +2 क्या जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, कॉपर +2 कम हो जाएंगे, तो ये कैथोडिक चैम्बर में पॉजिटिव आयन का लेस हो जाएगा, यहाँ सिर्फ सल्फेट सल्फेट रह जाएंगे, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक +2 का एक्सेस होता जाएगा। तो इस सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनायन आएंगे, यहाँ एनायंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आएंगे, कैटायंस आएंगे, ताकि सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी बनी रहे, सर्किट चलता रहे, कंप्लीट रहे और सेल रिएक्शन होती रहे, सेल विल वर्क। इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक से जिंक +2 बन रहा है, तो टाइम के साथ में क्या हो जाएगा, जिंक एनोड जो है आपका वो थिनर होता जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, तो विद टाइम कैथोड क्या हो जाएगा, थिकर होता जाएगा। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, कौन सा एनोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ पूछा जाए ये लिखना है, रिडक्शन हाफ पूछा जाए ये लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन पूछी जाए ये लिखना है। ओके, एनोडिक चैम्बर, कैथोडिक चैम्बर, एनोडिक और कैथोडिक चैम्बर, एनोड के साथ जो है वो एनोडिक चैम्बर है, कैथोड के साथ जो है वो कैथोडिक चैम्बर। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है, और ये सॉल्ट ब्रिज पे बेस्ड सभी क्वेश्चन, डेफिनेशन, कंडीशंस एंड द फंक्शंस। देन आ जाते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस सेगमेंट में से। कैसे, देखिए अगर हम इस डेनियल सेल पे कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगा देते हैं तो क्या कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है हमारे पास ई एक्सटर्नल क्या है, 1.1 वोल्ट से कम हो। ये 1.1 वोल्ट क्या है, ये डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल है। अगर जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया है उसकी वैल्यू डेनियल सेल के पोटेंशियल से कम है तो क्या होगा, हमारा सेल किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। ओके, और जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, कॉपर से जिंक की तरफ करंट मूव होगा, जिंक डिसॉल्व होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, जैसा हमारा डेनियल सेल वर्क कर रहा था वैसा। अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे 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 ई एक्सटर्नल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1.1 के इक्वल हो गई, डेनियल सेल के वोल्टेज के इक्वल हो गई। तो अब क्या होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, अब इलेक्ट्रॉन और फ्लो करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तीसरी कंडीशन आई कि हमारा ई एक्सटर्नल अब क्या हो गया, डेनियल सेल के वोल्टेज को क्रॉस कर गया, 1.1 से ज्यादा हो गया। तो अब जितनी भी सेल रिएक्शन थी, जो प्रोसेसेस थी, वो सारी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। इट मींस इलेक्ट्रॉन जहां जिंक से कॉपर जा रहे थे अब कॉपर से जिंक जाएंगे। करंट की डायरेक्शन कॉपर से जिंक थी, अब जिंक से कॉपर हो जाएगी। पहले जिंक डिसॉल्व हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, नाउ जिंक विल गेट डिपॉजिट एंड कॉपर विल गेट डिसॉल्व। तो सेल कैसा काम करेगा, सेल काम करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो ये आपके पास अगेन क्वेश्चन आ गया, ओके, कि
अगर ये कंडीशन है तो सेल कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। करंट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इन सब पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपका एक अगेन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हम आ जाते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा जिंक जिंक सल्फेट में डिप है, कॉपर कॉपर सल्फेट में डिप है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो जब भी कोई मेटल आयन में, अपने मेटल आयन में क्या होती है, डिप्ट होती है, तो उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लूज करेगी। दिस टेंडेंसी इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ पे डिफरेंस वो टेंडेंसी के कारण होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की सरफेस पे, इंटरफेस पे। ये मेटल इलेक्ट्रोड है, ये मेटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इन दोनों के इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू tendency of lose or gain electron. So this potential difference developed between the electrode and the electrolyte is called electrode potential. तो इलेक्ट्रोड या तो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। तो दो तरीके के पोटेंशियल हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन में जा रहा है, लूज कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। metal is going into oxidation. Greater the oxidation potential, greater the tendency to get oxidized. जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस मेटल इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की रहेगी। अगर मेटल इलेक्ट्रोड रिडक्शन में जा रहा है, इट मीन्स मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम उस पोटेंशियल को कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, उतनी ही ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रहेगी। ओके, तो ये तो नॉर्मल हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं उन्हीं को अभी यूज करते हैं। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगाया है। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं क्या करूं कि 1m का सॉल्यूशन लूं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो 1m कंसंट्रेशन का हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो, तो ये तीनों कंडीशन क्या होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, तो हमने अब इन पोटेंशियल्स को क्या कहा, स्टैंडर्ड। तो ये ई नॉट की टर्म आ जाएगी, ये जो नॉट शो करता है वो किसको शो करता है, स्टैंडर्ड को। 1m का इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन लिया और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रख दिया और 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर रख दिया, तो अब जो पोटेंशियल आया इलेक्ट्रोड पे उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वो रिडक्शन की टर्म में है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम बोलेंगे SRP। ओके, अब दूसरी टर्म आती है सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड मेटल इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। ओके, उन दोनों के बीच में डेवलप हुआ। नाउ द सेल पोटेंशियल इज अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट इज बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। एनोड और कैथोड के पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोल रहे हैं सेल पोटेंशियल। सो ई सेल इक्वल्स टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हमारा कहाँ होता है, कैथोड पे, तो हम इसको ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हैं। कैथोड हमारा राइट पे रखा होता है तो फॉर्मूला ई राइट माइनस ई लेफ्ट, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इन तीनों में से एक ही बात है। अगर हम एग्जांपल लें डेनियल सेल का, तो देखिए डेनियल सेल के लिए अगर मैं ई सेल निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ओके, यहाँ पर क्योंकि मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज कर रही हूँ तो मैं ई नॉट लेके चल रही हूँ। ई राइट में हमारे पास क्या था, राइट कंटेनर में क्या था, कॉपर +2, तो कॉपर +2 का पोटेंशियल लेंगे। लेफ्ट में क्या था हमारे पास, जिंक, तो जिंक +2 जिंक का पोटेंशियल लेंगे। देखिए यहाँ मैंने जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था, पर यहाँ मैंने क्या लिखा है, जिंक +2 टू जिंक। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। हमारे पास इलेक्ट्रोड पे चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर पोटेंशियल हमने किस टर्म में लिया है, हमने रिडक्शन की टर्म में लिया है। इसकी वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट 0.34 वोल्ट, ठीक है, और इसकी होती है -0.76 वोल्ट। कैसे, अभी हम दिखाएंगे, मेजर करते हैं। तो इन सबको हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ई नॉट सेल फॉर डेनियल सेल कितना आता है, 1.1 वोल्ट।
ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अभी रिवर्सिबिलिटी के टाइम हमने देखा था कि ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से कम ज़्यादा बराबर रखी थी, तो वो इसीलिए रखी थी क्योंकि डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना है, ई नॉट सेल। अगर सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हम ई सेल को या सेल पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ईएमएफ। इट इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। सेल पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, उसमें से कोई करंट नहीं आ रहा तब हम उसको ईएमएफ भी बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन तो हो गई, सेल पोटेंशियल भी निकालना है, तो सेल पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। पोटेंशियल्स की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो सिंगल इलेक्ट्रोड का, इंडिविजुअल हाफ सेल का, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हम मेजर नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, हमें द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल ही हम मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स हमें एक आर्बिट्रली ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए, ऐसा रेफरेंस चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता हो। तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, और इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं एट ऑल टेम्परेचर। क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि मुझे अगर इस अननोन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या कर दूंगी, इसकी अकेले की वैल्यू तो निकाल नहीं सकती, इसको एक सेल बनाऊंगी किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ लगा के जिसकी वैल्यू मुझे पता हो। तो वो इलेक्ट्रोड, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू 0 है, इसको लगा दिया, सेल बना लिया, जो भी सेल पोटेंशियल आएगा वो किसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है 0। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बला है। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम SHE। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। It is a platinum electrode coated with platinum black. H2 gas is bubbled continuously at 1 bar on it, and this electrode is dipped in 1 m solution of H plus ion concentration. Platinum electrode coated with platinum black dipped in 1 m H plus solution on which H2 gas at 1 bar pressure is continuously bubbled. This setup, this assembly is known as standard hydrogen electrode. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्लेटिनम सॉलिड, ये रहा प्लेटिनम सॉलिड, कॉन्टैक्ट विद H2 गैस एंड H प्लस एक्वस। यहाँ पर H प्लस में आप C इक्वल टू 1 m भी कर सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। एनोड की तरह काम करेगा, इट मीन्स इस पे ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड की तरह काम करेगा, इट मीन्स इस पे रिडक्शन होगा। जब एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, H2 विल कन्वर्ट इनटू H प्लस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन तो वही है, एनोड और कैथोड की आप देखेंगे H2 H प्लस में और H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यही एक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन में जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, दोनों की इक्वल है, दैट इज 0.0 वोल्ट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, बट उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। देखिए डी स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा, E नॉट Zn प्लस 2, ठीक है, और E नॉट Zn 2 प्लस और Zn, इसमें क्या फर्क है। देखिए यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं रिएक्शन रिडक्शन की टर्म में लिख रहे हैं, जिंक प्लस 2 इन कन्वर्टिंग इनटू Zn, और यहाँ पे जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं वो ऑक्सीडेशन की टर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये क्या है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल है। बात समझ में आई। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी,
0.76 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, बट साइन डिफरेंट होता है। हम बाय कन्वेंशन IUPAC बाय रूल हम क्या करते हैं, SRP वैल्यूज को ही यूज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही यूज करते हैं। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको हमेशा SRP वैल्यूज ही लगानी है। आपको ध्यान देना है कि जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है वो हमेशा रिडक्शन की टर्म में होना चाहिए। अगर वो इस टर्म में है तो ओके, आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल में। अगर वो इस टर्म में है तो आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय द साइन चेंज, फिर आप उसको कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान आपको देखना है। देन चलते हैं, ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया जो मैंने बताया था। ये मेरा अननोन इलेक्ट्रोड है, यहाँ मैंने जिंक रखा है, प्लेटिनम भी रख सकती हूँ, लेड भी रख सकती हूँ, मैग्नीशियम भी रख सकती हूँ। जिस भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल मुझे निकालनी है वो मैंने यहाँ रख दी और उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो इस सेल के लिए E0 सेल आएगा, E0 सेल विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ जो हमारा H+ H2 की जो वैल्यू होगी माइनस जो मेरा अननोन है, मैं यहाँ पे अननोन ही लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू तो मुझे पता है हमेशा 0.0 ही है। ये एनोड है या कैथोड है, यहाँ तो मैंने कैथोड रखा है, ये एनोड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो वैल्यू आए। सपोज मेरे पास ये आ गई x.0 वोल्ट, ठीक है, x.0 वोल्ट आई तो इट मीन्स ये वैल्यू तो 0 थी, तो E अननोन इलेक्ट्रोड की वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो गई, इसी की वैल्यू हो गई। तो आप कोई भी अननोन इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखेंगे, जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उससे आपको अननोन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा हम 0.0 ही रखने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ असेंबल किए, सेल बनाया, पोटेंशियल्स निकाले और उन पोटेंशियल्स को एक सीरीज में अरेंज कर दिया जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट्स अ सीरीज। ओके, इसे हम एक्टिविटी सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। अब इस सीरीज में आपको क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास H+ है, ठीक है, ये हमारा SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू है 0.0 वोल्ट। ओके, इसके साथ मैंने इतने सारे मेटल इलेक्ट्रोड्स असेंबल किए, कुछ की वैल्यू नेगेटिव आई, कुछ की पॉजिटिव आई। ये सारे जो है इन सब की वैल्यू है नेगेटिव और इन सब की वैल्यू है पॉजिटिव। ठीक है, इन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है पॉजिटिव, इन सब की है नेगेटिव। तो नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू ने मुझे क्या दिया कि ये सारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, और ये सारे कैसे वर्क करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। इनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में रिड्यूसिंग की कम होगी, ऑक्सीडाइजिंग की ज्यादा होगी। ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा लिथियम है, उसकी वैल्यू है -3.05 वोल्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा फ्लोरीन, जिसकी वैल्यू है +2.87 वोल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके 2 MCQ हो गए। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। ओके, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो ये आपको एक आइडिया लग गया पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से क्या पता चलता है। दूसरी और भी कई चीजें हैं जो हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती हैं। देखिए क्या क्या है वो। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, जो अभी हमने देखा कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितनी वैल्यू नेगेटिव है या लेस है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी बात हमें पता चलती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव है उतना ही मेटल रिएक्टिव है। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो लिथियम मोस्ट एक्टिव है, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर मेटल एक्टिविटी मेरी कम हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, रिएक्टिविटी मेरी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पर मेरा फ्लोरीन सबसे लेस रिएक्टिव रहेगा। नेक्स्ट देखिए रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पे बढ़ रहा है,
SRP, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी पॉजिटिव साइड में जाएगी उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका बढ़ता जाएगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, जिन मेटल्स की हमारी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है, अबव और बिलो का कंसेप्ट हटा देते हैं, क्योंकि अगर सीरीज उल्टे ऑर्डर में रख दी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कंसेप्ट अगर चेंज हो गए, तो आप सीधा याद रखिए कि मेटल विद नेगेटिव E0 वैल्यू जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, डाइल्यूट एसिड्स HNO3, HCl, H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। जिनकी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी मेटल्स जो हैं ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगी फ्रॉम HNO3, H2SO4, HNO3, बट कॉपर नहीं करेगी, Ag नहीं करेगी, गोल्ड है, ये सब जो मेटल्स हैं वो H2 डिस्प्लेस नहीं कर सकते फ्रॉम एसिड्स। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर एक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब है जो मेटल ज़्यादा एक्टिव होगी, जिंक और कॉपर, अगर मुझे जिंक और कॉपर में कंपेयर करना हो तो देखो 0.76 वोल्ट है जिंक का और कॉपर का है 0.34 वोल्ट। तो हमें पता चल रहा है जिंक क्या है, मोर एक्टिव मेटल है ना, और इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगी, लेस एक्टिव मेटल। इट मीन्स जिंक क्या करेगी, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है। जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज कॉपर सल्फेट, बट कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस एक्टिव है, तो लेस एक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस, बट मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसलिए हम जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बट कॉपर के कंटेनर में हम जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन का। मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए, अरेंज दिस मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, कि जो कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया था कि रिड्यूसिंग पावर जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, 1/SRP। जितनी SRP वैल्यू नेगेटिव है या कम है उतनी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा है। तो जिसकी SRP सबसे कम है वो क्या है, हमारा पोटेशियम। देखिए फिर उसके बाद SRP वैल्यू देखिए, मैग्नीशियम, ओके, फिर आ गया हमारा क्रोमियम, देन कौन आ गया हमारा Hg, क्योंकि इसकी कितनी है 0.79, और फिर आ गया हमारा Ag। तो हमारा मोर एक्टिव मेटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, तो ये सबसे लीस्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है -2.93 और इसकी कितनी है +0.80 वोल्ट। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा एक्टिव मेटल, उतना ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। देन इस सेगमेंट में हम मूव करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर किए स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब 1 m कंसंट्रेशन हो, टेम्परेचर 298 हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन हो। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, टेम्परेचर 298 ना हो, कंसंट्रेशन अदर देन 1 m हो, तो हम उस सेल के लिए सेल पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन कब यूज आती है, व्हेन कंसंट्रेशन इज नॉट 1 m। ठीक है, टेम्परेचर कैन बी 298 और नॉट, बट आपके पास ये कंडीशन तो बिल्कुल नहीं होती व्हेन टेम्परेचर इज नॉट, सॉरी, व्हेन कंसंट्रेशन इज नॉट 1 m। ओके, क्या है ये इक्वेशन, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप देने वाली इक्वेशन को हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। दो तरीके से हम डिराइव करेंगे, फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड और फॉर द सेल। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखूंगी, पहले सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। ध्यान रखना है हमेशा रिडक्शन की टर्म में ही हमें नर्स्ट इक्वेशन को लेना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड के लिए आएगी तो रिडक्शन की टर्म में मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब नर्स्ट इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोड के लिए लिख रहे हैं तो Emn प्लस m, देखिए ये भी मैंने रिडक्शन की टर्म में लिखा है। देन E0 जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में था वो, ये कब है,
जब हमारे पास यूनिटी कंसंट्रेशन नहीं है। ये कब है? जब हमारे पास यूनिटी कंसंट्रेशन थी। इक्वल्स टू RT अपॉन NF log concentration of metal ion, product concentration over reactant concentration। ये concentration क्या होती है? हमेशा 1 होती है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकती हूँ E नॉट m रेज टू पावर n m माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन mn प्लस। ओके, अगर मुझे लॉग नेचुरल को हटाना है, मुझे इस लॉग नेचुरल को हटाना है, तो मैं क्या करूँगी? 2.303 की मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरा लॉग नेचुरल किस में कन्वर्ट हो जाए? लॉग 10 में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अब मैंने क्या लिख दिया? लॉग, ठीक है, 1 अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन हो गया। अब अगर मैंने R, T और F की वैल्यू रख दी, R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल गैस कांस्टेंट, T 298 केल्विन, F कितना दिया हुआ है? 96487 कूलाम्ब पर मोल। ये होते हैं हमारे पास। अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा? देखिए, E m n प्लस m E नॉट m n प्लस m माइनस ये सारा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि वैल्यूज पुट कर दी मैंने, किस में कन्वर्ट हो गया? 0.059 ओवर n log 1 अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड। ओके, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए मैं इस तरीके का एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। अगर मुझे Ag के लिए लिखना है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए लिखना है, मुझे उसकी रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्योंकि मेटल आयन कंसंट्रेशन Ag तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ag प्लस। अगर ये मैग्नीशियम होगा और Ag के केस में n की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर ये मैग्नीशियम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा Mg, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी इन केस ऑफ Mg। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए आप इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमें सेल के लिए लिखना है। डियर स्टूडेंट, अगर हमें सेल के लिए लिखना है तो हमेशा हमें ओवरऑल रिएक्शन पे ध्यान देना है। उस सेल की ओवरऑल रिएक्शन जो आएगी उसके बेसिस पे हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो फॉर अ जनरल रिएक्शन मैं बोलती हूँ कि A मोल ऑफ A रिएक्टेंट, B मोल ऑफ B रिएक्टेंट इज गिविंग C मोल ऑफ C प्रोडक्ट एंड D मोल ऑफ D प्रोडक्ट। अगर इस तरीके की मेरे पास सेल रिएक्शन आई तो मैं उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन किस तरीके से लिखूंगी? E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस, जैसे हमने पहले लिखा था, RT अपॉन NF log नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। गॉट इट? ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया। वही आगे हमें क्या करना है? लॉग नेचुरल को कन्वर्ट करना है लॉग 10 में। क्या करेंगे? 2.303 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग C रेज टू पावर C D रेज टू पावर D ओवर A रेज टू पावर A B रेज टू पावर B। क्योंकि हमारी इक्वेशन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ऐसा कुछ हमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगी? रिएक्शन कोशेंट। अगर मेरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर आ गई तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी Kc, अदर देन इक्विलिब्रियम Qc। तो रिएक्शन कोशेंट हो गया। इन सब में हम वही R, T और F की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होती है अभी हमने पीछे देखी, पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा E सेल इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0592 ओवर n log QC। ओके, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। QC मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर रखनी है। n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में कितने एक्सचेंज हुए,
ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है, निकालनी भी पड़ सकती है, ई सेल आपसे पूछा ही जाएगा। तो नस्ट इक्वेशन इस तरीके से हमें किसी भी सेल के लिए निकालनी है। इसकी एप्लीकेशन में मोस्ट आस्क्ड एप्लीकेशन या क्वेश्चन होते हैं इसी फॉर्मूले पे। चलिए देखते हैं पहला एक क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, जैसा अभी हमने देखा। चलिए तो डिराइव करते हैं, क्या पूछा है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेल की सेल रिएक्शन हमें दी हुई है, मैग्नीशियम और एजी का सेल है और मैग्नीशियम +2 और एजी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेल डायग्राम हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट सेल इक्वेशन है। हो सकता है कि आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो इस तरीके से, Mg2 + 0.130 m Ag प्लस कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0001 m Ag, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। तो ये सेल आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिल सकता है, आपको सेल इस तरीके से दिया हुआ मिल सकता है, तो आपको सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपको पता चलता है इससे लेफ्ट साइड से एनोड है, राइट साइड में आपका कैथोड है, और आपको उस तरीके से रिएक्शन लिखनी है। बट एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन डायरेक्ट दी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस रिएक्शन को यूज करेंगे। ई सेल आपको पूछा है और ई नॉट सेल आपको गिवन है, तो हमारे पास आइडिया पहले वही जो हम लिखते हैं, गिवन आप लिख सकते हैं। ई नॉट सेल आपको गिवन है 3.17, आपको मैग्नीशियम +2 कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी है 0.130 m, आपको Ag प्लस कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज 0.0001 m, आपको n की वैल्यू भी मिल रही है जो आपको पता चल रही है, यहाँ से मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 Ag कन्वर्ट हो रहे हैं, तो n की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा फॉर्मूला रखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर n लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में देखिए ये कंसंट्रेशन हमारी 1 हो जाएगी, ये कंसंट्रेशन भी हमारी 1 हो जाएगी, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि सॉलिड्स हैं। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में किसको लिखेंगे, Mg2+ की कंसंट्रेशन लिखेंगे, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में हम किसकी लिखेंगे, Ag+ की कंसंट्रेशन लिखेंगे। बट ध्यान देने वाली चीज कौन सी है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Ag, यहाँ पर 2 लिखना नहीं भूलना है। अगर 2 नहीं लिखा तो कैलकुलेशन एरर हो गई। ओके, तो ये आपका पहला काम जिसमें आपको इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर आपका काम वैल्यू पुटिंग। ओके, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है 3.17, 0.059, n की वैल्यू अभी आपने देखी 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम +2 आयन आपको दी हुई है 0.130, आपको Ag+ कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.0001 रेज़ टू पावर 2। कैलकुलेशंस कंप्लीट करिए, लॉग फॉर्मूलाज को लगाइए, वैल्यू आपके पास ई सेल की आ जाएगी 2.96 वोल्ट। ओके, तो ये सारी बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद आपका आंसर इस तरीके से आएगा। अगेन आंसर में यूनिट लिखनी नहीं भूलनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मूव करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारे पास क्या है, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें निकालने को बोला है। कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पीएच हमें गिवन है 10। ओके, तो अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, इट मीन्स हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो जब भी इलेक्ट्रोड दिया है, सबसे पहला काम हमें उसके लिए इक्वेशन लिखनी है, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन is giving half H2। ये हमारी इक्वेशन हमने लिख ली, क्योंकि हमें नस्ट इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। गिवन में देखिए, गिवन में आपके पास हिंट हो गया, आपके पास E नॉट ऑफ H प्लस H2 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास है 0.0 वोल्ट। बाय लॉ आपको ये यूज करनी है। आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आपको कहाँ से हिंट मिला, आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हिंट मिला। ये वैल्यू आपको यहाँ 0 रखनी है। pH इज 10। ओके, तो pH हमारा क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस या लॉग 1/H प्लस। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, इसे हम बोलते हैं pH।
तो अब हम यूज करते हैं इस इलेक्ट्रोड के लिए। अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो, EH+H2 इक्वल्स टू E0 H+H2 माइनस 0.059 ओवर n लॉग H2 कंसंट्रेशन, ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये कंसंट्रेशन आएगी log 1/H प्लस कंसंट्रेशन। ओके, ये वैल्यू कितनी है, पुट करिए। अभी हमने देखा 0.0 माइनस 0.059, n की वैल्यू कितनी है 1। ओके, log 1/H प्लस, log 1/H प्लस को हमने क्या लिखा, अभी देखिए यहाँ पे log 1/H प्लस की जगह मैंने लिखा pH। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस 0.059 इंटू pH। एक्सप्रेशन मेरे पास हो गया EH+H2 इक्वल्स टू माइनस 0.59 इंटू pH। pH की वैल्यू मुझे गिवन है माइनस 0.059 इंटू 10, कितनी आ गई वैल्यू 0.59। ई सेल आ गया मेरा 0.59 वोल्ट। गॉट इट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये log H प्लस कैसे मेरा pH बना। तो ये आपके बेसिक नॉलेज पे है जो आप 11th में pH पढ़कर आते हैं। बाकी सब आपका गिवन डेटा है, उसके बेसिस पे आपने इस क्वेश्चन को किया। तो इस क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली विद द गिवन pH। अब हमारे पास इसका वाइस वर्सा है, pH गिवन है और हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू, pH निकालनी है और पोटेंशियल गिवन है। अगेन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैं डायरेक्ट वापस से डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेशन आ गया है, ये वाला फॉर्मूला ये वाला आ गया है, अभी डिराइव किया है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड EH+H2 इक्वल्स टू E0 H+H2 माइनस 0.059 pH, या डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपकी 0.0 ही होती है, माइनस 0.059 pH इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपको गिवन है माइनस 0.059। देखिए यहाँ से आपने ये वैल्यू रख दी, क्या आ गया माइनस 0.059 ओवर 0.059, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये pH हो गया ये 1, pH आपका आ गया 1। गॉट इट। देख लीजिए कुछ नहीं है, ये डेरिवेशन हम, ये फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चन में डिराइव कर चुके हैं। आप वहां से इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। गिवन आपके पास है ही कि आपको ये वैल्यू गिवन है, ये आपको लिखनी है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपका हिंट है। तो अगेन आपकी इक्वेशन H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 वाली ही बनेगी। ओके, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है नर्स्ट इक्वेशन की, वो आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा G0 की कैलकुलेशन। डेनियल सेल में हमने देखा था कि जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था और कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो विद टाइम क्या हो रहा है, जिंक +2 कंसंट्रेशन बढ़ रही है और कॉपर +2 कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि वो कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है और वोल्टेज ऑफ द सेल क्या होता है, कम होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक कॉपर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता और वोल्टेज सेल का कम होते होते क्या हो जाता है, 0, ई सेल बिकम्स 0। ये जब कंडीशन आती है तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तभी तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन था ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 ओवर n log QC। मैंने उस वक्त आपको कहा था क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, तब QC की जगह हम क्या लिखेंगे, KC। ओके, और ई सेल हमारा ऑलरेडी 0 हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, E0 सेल इक्वल्स टू, ये वैल्यू सारी आपकी उधर गई तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, 0.059 ओवर n log KC। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपके पास किसी सेल की
ई नॉट वैल्यू है, सेल पोटेंशियल है, तो आप Kc वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से नॉन इक्वेशन से भी Kc वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। ये रिलेशनशिप कहाँ से आया मैडम? ये रिलेशनशिप हम थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास एक और आता है, डेल्टा एफ नॉट इक्वल्स टू -NFE नॉट। दो एक्सप्रेशन है हमारे पास डेल्टा जी नॉट के। अगर हमारे पास ई नॉट की वैल्यू हो हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं और डेल्टा जी से हम लॉग Kc निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू हम Kc निकाल सकते हैं, Kc से हम डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। तो तीनों वैल्यूज, तीनों फॉर्मूलाज क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आपको एग्जाम में किसी भी फॉर्म में रिलेशनशिप या कनेक्टिंग न्यूमेरिकल मिल सकता है। उसने ई नॉट की वैल्यू आपसे निकलवाई और Kc की वैल्यू आपसे करी, ठीक है, और या आपको डेल्टा जी और Kc की वैल्यू से आपको करवाया। कि देखते हैं एक न्यूमेरिकल इस पे कैसे आता है। देखिए, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। एक सेल रिएक्शन आपको अगेन गिवन है। इस सेल रिएक्शन में हमें क्या करना है कि देखना है कि क्या आइडिया मिल रहा है। तो ये 2Fe+3 + 2I माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू 2Fe+2I2। ओके, ई नॉट सेल की वैल्यू हमको गिवन है। हमें पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी नॉट पूछा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू आपसे पूछी है। ओके, अब हमारे पास डेटा है ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल हमें 0.236 वोल्ट गिवन है। हमें चाहिए होगा n की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। कैसे आई? देखिए यहाँ पे 2Fe+3 कन्वर्ट हो रहे हैं 2Fe+2 में। हर एक Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2Fe+3 कितने लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसी तरीके से I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में, ठीक है, तो कितने कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो 2I माइनस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पर आ गया n इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास डायरेक्ट हम डेल्टा जी निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE नॉट से हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू है हमारे पास 2, f की वैल्यू हम 96500 कूलाम रख देंगे। ई नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 0.236। कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी की। ओके, ये डेल्टा जी मैंने कन्वर्ट कर दिया है किलो जूल में। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Kc। डेल्टा जी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी। R की वैल्यू मुझे रखनी है 8.314 इंटू 10⁻³ क्यों रखनी है? क्योंकि मैंने यहाँ डेल्टा जी किलो जूल में रखा है, तो मुझे R की वैल्यू भी किलो जूल में रखनी है। अगर मैं R की वैल्यू 8.314 रखना चाह रही हूँ तो डेल्टा जी की वैल्यू भी मुझे जूल में रखनी पड़ेगी। इनटू टेम्परेचर 298। क्यों? कहाँ से हिंट मिला? स्टैंडर्ड कंडीशन से आपको हिंट मिलता है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ओके, लॉग Kc की वैल्यू आपको निकालनी है। आप वहां से कैलकुलेशन करेंगे, लॉग Kc आएगा, एंटी लॉग लेंगे, Kc की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। गॉट इट? डेल्टा जी से Kc की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। एक सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेगमेंट पे हम मूव कर रहे हैं जो है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पहला सेगमेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस। जल्दी से ओवरलुक कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन जिससे हम इंटरेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस। ओम लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू द करंट, R = V/I। इसकी यूनिट्स होती हैं ओम्स। सेकेंड डेफिनेशन, कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे G से, इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G = 1/R। यूनिट्स हो गई मोहो, ओम इनवर्स और सीमेंस। बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारा R जो होता है हमें पता है कि लेंथ के प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने इन सब को डेवलप करके हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया रो,
रो इक्वल टू आर ए बाय एल, ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक है। लेंथ 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे तो हमारे पास रो इक्वल टू आर आ जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी। ओके, यूनिट्स आ जाएंगी ओम इंटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी या कापा। ओके, तो कापा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कापा इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो हमें पता है, हमने यहाँ पे देखा था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अगर हम इसका इनवर्स लें 1 अपॉन आर 1 अपॉन रो इंटू ए बाय एल। ठीक है, 1 अपॉन आर हमारा होता है कापा, 1 अपॉन रो होता है हमारा कापा, 1 अपॉन आर हमारा है कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए दैट इज आवर जी स्टार। ओके, इसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो है हमारा, कंडक्टिविटी कापा इक्वल टू कंडक्टेंस G इंटू सेल कांस्टेंट दैट इज G स्टार, या सेल कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन R। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कापा का डिफरेंट फॉर्म में। यूनिट क्या आ गई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जो आयन प्रोड्यूस होंगे उनकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। लैम्डा इज एम इक्वल टू कापा बाय सी, जहाँ पे सी क्या है? आपकी कंसंट्रेशन। अगर हम मोलैरिटी की टर्म में ले रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000, जहाँ पे हमारी यूनिट्स आ जाएंगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। तो न्यूमेरिकल्स में हमें क्योंकि मोलैरिटी की टर्म में मिलेगी कंसंट्रेशन, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कंडक्टिविटी के बेसिस पे एक ब्रॉड डिवीजन हमारे कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का, सब्सटेंसेस का हम देखते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल एंड अलॉयज किस में आएंगे? कंडक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ग्लास, टेफ्लॉन किस में आएंगे? इंसुलेटर की कंडीशंस में आएंगे जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। और इन दोनों के बीच में कॉपर ऑक्साइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये किस में आ गए? सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ गए। प्योर वाटर की कंडक्टिविटी भी देखेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻⁵ है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो एक बेसिक नॉलेज के लिए आपके पास आइडिया है कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पे बेस्ड एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब आ जाता है कि मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होती है। दिस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण जो कंडक्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस, और वो किस किस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, विद टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस। आप इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके आयंस के कारण जो कंडक्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयंस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस। और लास्ट इफेक्ट आएगा हमारा कंसंट्रेशन, जो हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर लग जाता है कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक वर्ड पूछा जाए टेक अ पॉज, फैक्टर्स ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाता है। मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक मेटल के साथ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है।
नेक्स्ट बात आती है कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करते हैं? देखिए, अगर सॉलिड कंडक्टर हो तो वायर कंडक्टर हो तो हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं, बट अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसकी कंडक्टिविटी मेजर करने के समय हमें दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इन दो प्रॉब्लम्स पे भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि विच टू प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग इन द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। पहली प्रॉब्लम है कि हम डीसी करंट, अगर डायरेक्ट करंट यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा डिकम्पोज भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या किया? हमने डीसी की जगह एसी यूज कर लिया। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम आई कि हम जो कंडक्टर है, अगर मेटेलिक वायर हो तो हम उसके दो एंड्स को व्हीटस्टोन ब्रिज पे ऐड कर देते हैं, बट कंडक्टर वायर ना हो, सॉल्यूशन हो, तो हम उसको मेटेलिक वायर की तरह कंडक्ट या कनेक्ट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड लाइक अ मेटेलिक कंडक्टर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने इसको सॉल्व करने के लिए स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल्स को यूज किया, और उसमें हम क्या करते हैं? हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, कंडक्टिंग वायर इसमें लगी हुई है, कंडक्टिविटी सेल है जिसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और इनकी लेंथ है L। ओके, तो प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं और इस सेल में हम अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल करते हैं। अब फिल करने के बाद हम कैसे मेजर करते हैं? देखिए, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? KCl सॉल्यूशन लेंगे। KCl सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी, इसकी कापा हमें क्या होती है? नोन होती है। नोन कंसंट्रेशन का 0.1, ठीक है, 0.1 KCl सॉल्यूशन ले लिया। इसकी कंडक्टिविटी या कापा हमें नोन है फॉर अ फिक्स रेजिस्टेंस। फिर हम क्या करेंगे? अननोन सॉल्यूशन के लिए, इससे हम कापा हमें पता है, इससे हम निकालेंगे सेल कांस्टेंट, और उस सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो हम अननोन सॉल्यूशन के लिए कापा को कैलकुलेट करेंगे। कैसे? बाय द फॉर्मूला कापा इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ये हमने अभी देखा था कि कंडक्टिविटी, हमने KCl सॉल्यूशन लिया, उसका कापा हमें पता है, R हमें गिवन होगा, हमने सेल कांस्टेंट निकाला पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया। अब हमें सेल कांस्टेंट पता है, R पता है, बट अननोन का कापा हमें नहीं पता, तो हम इन दोनों की वैल्यू रखेंगे और कापा को निकालेंगे। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। ठीक है, हमारे पास 0.1 m KCl सॉल्यूशन है और उसके लिए R की वैल्यू है 100 ओम। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल इज फिल्ड विद 0.2, हमने इस सेल को बाद में 0.2 m KCl सॉल्यूशन से फिल किया है और इसका रेजिस्टेंस है 520 ओम। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कापा हमें निकालनी है, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, हमें इसके लिए निकालनी है कापा और लैम्डा m। ओके, हमें 0.1 m सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी गिवन है, इसके लिए हमें कापा गिवन है 1.29। ओके, इसके लिए कापा हमें गिवन है 1.29 सीमन पर मीटर। समझ में आ गया? तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा अभी के कंटेक्स्ट में अननोन सॉल्यूशन है, जिसकी कापा हमें पता नहीं है, हमें उसकी लैम्डा m पता नहीं है। क्या करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया था, पहला काम हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे। फर्स्ट हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है कापा इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। हमने KCl की कापा रखी 1.29, 1/r, R हमें कितना दिया हुआ है 100 इंटू सेल कांस्टेंट। हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये मीटर इनवर्स में है, हमने सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। या आप इस कापा को, सेल कांस्टेंट को सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, वापस हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट द अननोन सॉल्यूशंस कापा।
अब हमारे पास कापा अननोन सॉल्यूशन के लिए हमें निकालना है। कापा इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। अब देखो सेल कांस्टेंट हमारे पास यहाँ से आया हुआ है, आर हमको गिवन है 520, कापा हमने निकाल लिया, हमारे पास आ गया ये। क्लियर, क्वाइट इजी। इसके लिए हमने कापा निकाल लिया। अब हमें इसी सॉल्यूशन के लिए लैम्डा एम निकालनी है, तो हमें पता है लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन आवर कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन हमें यहाँ किस में दी हुई है, मोल पर लीटर में, 0 मोल पर लीटर। ओके, तो हम इस कंसंट्रेशन को, क्योंकि हमने सारे किस में लिए हुए हैं, मीटर क्यूब में लिए हुए हैं, तो लैम्डा एम के लिए हम कापा तो वही रख देंगे इंटू 1000, हमारी जो कंसंट्रेशन है उसको भी हम चेंज कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इंटू 1000, 0.02। ठीक है, कापा की वैल्यू आपने रख दी 0.248, ये आपने वैल्यू चेंज कर ली, यहाँ से आप करेंगे तो आपके पास लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला ये फॉर्मूला सेम ही है, पहले केस में हमें नॉन केसीएल है या नॉन कापा वाला केसीएल है, उस कापा को यूज करके सेल कांस्टेंट निकालना है। दूसरी बार वापस इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। नाउ इन दिस केस सेल कांस्टेंट पता है, कापा अननोन है, निकाल लेंगे। वंस वी गेट द आइडिया अबाउट कापा, फॉर्मूला लगाएंगे कापा इंटू 1000 अपॉन एम और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन। कापा और लैम्डा एम का डाइल्यूशन के साथ क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंज होता है। देखिए विद डाइल्यूशन कापा ऑलवेज डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं नंबर ऑफ आयंस, कैरिंग करंट भी लिख सकते हैं, कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। जैसे आपने डाइल्यूशन किया पर यूनिट वॉल्यूम में करंट कैरिंग आयंस का नंबर कम हो जाता है, इसलिए कापा क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। मोलर कंडक्टेंस हमेशा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि मोलैरिटी डिक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। विद डाइल्यूशन वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज हो जाता है, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट मैनर में चेंज होती है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक कर्व है, लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन और रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप इस कर्व में देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमें ये कर्व कैसा मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें एक डिफरेंट मैनर में मिल रहा है। अब जब हम लैम्डा एम की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। हम इस इक्वेशन को यूज करके लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लैम्डा एम और रूट सी को प्लॉट किया है। ये देखिए ये रूट सी है मेरा और ये यहाँ पे लैम्डा एम है, इसको मैंने प्लॉट किया तो मुझे क्या मिला, स्ट्रेट लाइन कर्व मिला। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व मिला। इस कर्व को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, लैम्डा नॉट एम। क्या है ये लैम्डा नॉट एम? ये लैम्डा नॉट एम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो ये जीरो देख रहे हैं दैट इज शोइंग जीरो कंडक्ट, तो इट इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बट एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी आती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमने निकाल ली कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके, ठीक है ना।
lambda naught m can be get by extrapolation of curve, है ना। एक्स्ट्रापोलेशन कर दिया आपने, कर्व जीरो कंसंट्रेशन पे कट हो गया, वहां पे हमको लैम्डा नॉट एम मिल गई तो हमने निकाल ली। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लैम्डा नॉट नहीं निकाल सकते बाय द एक्स्ट्रापोलेशन। क्यों? देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन चेंज कैसा है या लैम्डा नॉट एम का कर्व कैसा है, कर्व इज डिफरेंट, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, है ना, it is not straight line, so lambda naught m cannot be obtained by extrapolation of curve से हम उसको नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे? by कोलराउश लॉ। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट चेंज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैसे होता है, तो आपको इस तरीके से लिखाना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रेट लाइन कर्व को फॉलो करती है बाय दिस इक्वेशन, और उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम हम कैसे निकालते हैं? बाय एक्स्ट्रापोलेशन। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इट इज अ डिफरेंट एंड स्टीप एट लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन एरिया में वो बहुत स्टीप होता है, और इसके लिए लैम्डा नॉट एम हम एक्स्ट्रापोलेशन से, क्योंकि ये तो कर्व कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा, ये कभी इस एक्सिस पे तो कटेगा ही नहीं, तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं निकाल सकते। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? बाय द कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ। तो अब आ जाते हैं कोलराउश लॉ पे। कोलराउश लॉ क्या है? देखो, कोलराउश लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl निकालनी है। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। तो अगर मुझे इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो दैट विल बी सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। गॉट इट? मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता हो तो उन दोनों को सम करूंगी तो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकाल सकती हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे थे हम, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH। ओके, इसके लिए निकालनी है लैम्डा नॉट एम CH3COO माइनस एनायन की मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम ऑफ कैटायन की कंडक्टिविटी। ओके, तो ये वैल्यू तो मुझे एक्स्ट्रापोलेशन से भी मिल रही थी और कोलराउश लॉ से भी मिल रही थी, बट ये वैल्यू मुझे सिर्फ कोलराउश लॉ से ही मिलेगी, बाय द कर्व एक्स्ट्रापोलेशन मैं नहीं निकाल सकती। इन दोनों के केस में तो क्या था? एक कैटायन और एक एनायन था। अगर एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन हो तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? लैम्डा नॉट एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, मान लो AX BY ले लेती हूँ मैं, तो किसके सम की इक्वल होगी? लैम्डा नॉट एम ऑफ कैटायन कौन है? A, ठीक है। कितने कैटायन बनेंगे? वो X निकलेंगे, X। ओके, और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा मेरा? Y प्लस लैम्डा नॉट ऑफ M ऑफ एनायन B, ठीक है। B के ऊपर कितना चार्ज आएगा? X माइनस, टोटल B कितने मुझे मिलेंगे? Y। ओके, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कैटायन या एनायन है उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आपको उनके नंबर्स को भी इन्वॉल्व करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये कोलराउश लॉ का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इस पे बेस न्यूमेरिकल अभी हम देख लेते हैं जो इसकी एप्लीकेशन में इंक्लूड है। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ, कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर द गिवन इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन सबका आइडिया ले लेते हैं। कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर CaCl2 एंड MgSO4, गिवन दैट आपको इंडिविजुअल कैटायन और एनायन की वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको लैम्डा नॉट CaCl2 के लिए निकालना है। तो देखिए, लैम्डा नॉट एम फॉर CaCl2 विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट एम ऑफ Ca2 प्लस
2 ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस। 2 क्यों लगाया है हमने यहाँ पे, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये Cl2 जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, एक कैल्शियम आयन देगा और 2 Cl माइनस देगा, इसलिए हमें दोनों Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो ये आपका एरिया ऑफ अटेंशन है। तो जो वैल्यू आपको गिवन है वो आप रख दीजिए। कैल्शियम +2 के लिए आपको कितनी दी हुई है, 119.0, और 2 इंटू Cl माइनस के लिए आपको कितनी दी हुई है, 76.3। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 271.6। सिमिलरली फॉर लैम्डा नॉट m ऑफ MgSO4 निकालनी है, इट विल बी द लैम्डा नॉट m ऑफ Mg+2 प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ सल्फेट 2 माइनस। क्लियर, एक Mg और एक SO4 ही देगा, इसलिए यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 106 प्लस 160, वैल्यू आ गई आपके पास 266। इजीएस्ट न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। अलर्टनेस कहाँ है, आपको नंबर ऑफ आयंस में ध्यान रखना है। MgSO4 विल गिव Mg प्लस SO4 2 माइनस। अगर मैंने आपको दिया AlCl3, आप लिखेंगे एल्यूमिनियम 3 प्लस 3Cl माइनस, तो वहाँ आप 3 को भी कंसिडर करेंगे जैसा यहाँ आपने 2 को किया। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka की वैल्यू हमें निकालनी है। लैम्डा नॉट m फॉर एसिटिक एसिड इज गिवन टू अस। कंडक्टिविटी ये हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, मोलैरिटी, और ये हमें कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू गिवन है। ओके, तो गिवन में आप ये सारे लिखेंगे, पहले जो भी आपको गिवन है वो सारे आप यहाँ पे लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी सेपरेट आउट कर दिए हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। हमें लैम्डा नॉट m निकालना है, बट हमारे पास उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम लैम्डा नॉट m की बजाय लैम्डा m निकालें। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कापा है, इंटू 1000 है, अपॉन मोलैरिटी है। वैल्यू रखेंगे 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन जो भी दी हुई है 001028। वैल्यू रखी, लैम्डा m की वैल्यू आ गई। लैम्डा m की वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालनी है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka = C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये अल्फा हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हमें अल्फा निकालना है तो इट इज रेशियो ऑफ लैम्डा m ओवर लैम्डा नॉट m। हमारे पास लैम्डा m है, यस, लैम्डा नॉट m भी है, हाँ है, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ 48.15 रखा और 390.5, ये रहा हमारा लैम्डा नॉट। ठीक है, तो हमने इसको रख दिया यहाँ पर, कैलकुलेट किया, हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो Ka की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। गॉट इट। पहले हम लैम्डा m निकालेंगे, लैम्डा m से हम अल्फा निकालेंगे, लैम्डा m बाई लैम्डा नॉट m, और फिर उस अल्फा से हम Ka की वैल्यू निकालेंगे, C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंडक्टेंस वाला सेगमेंट कंप्लीट होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 सेगमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा सेगमेंट है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ions or compounds are breaking into the smaller substances. Okay, electrolysis is the process by which ionic substances are decomposed and broken down into simpler substances. Okay, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने आयंस में या सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। बेसिक एग्जांपल देखिए, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से, बैटरी से कनेक्ट किया है। अब क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने कंपोनेंट्स में, अपने आयंस में ब्रेक हो गया। कैटायन विल मूव टू द कैथोड, एनायन विल मूव टू द एनोड,
एंड द सब्सटेंस इज ईदर डिपोजिटेड और लिबरेटेड। अगर वो सॉलिड सब्सटेंस होगा तो हम बोलेंगे डिपोजिटेड, और अगर वो गैस होगा तो हम बोलेंगे लिबरेटेड। गॉट इट? तो ये बेसिक आइडिया है। यहाँ से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक डिफरेंस भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके पास दो कंटेनर थे, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स डिप थे। यहाँ सेम इलेक्ट्रोलाइट में आपके दो इलेक्ट्रोड्स डिप्ड हैं। एनोड और कैथोड, वहां पर एनोड आपका नेगेटिव टर्मिनल था, यहाँ पर आपका कैथोड कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है, और एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव टर्मिनल है जिसपे एनायंस आएंगे एनोड, और कैटायंस आएंगे आपके कैथोड पे, तो कैथोड इटसेल्फ कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल। कॉमन चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपको ध्यान रखनी है, वहां भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। एनोड और कैथोड की टेंडेंसी चेंज हो गई है, बट प्रोसेस स्टिल ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो लॉज से गवर्न होती है, जिन्हें हम फैराडेज लॉज कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया था माइकल फैराडे ने किया था टू गिव द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन से दो लॉ हैं? फर्स्ट लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, जो भी अमाउंट डिपोजिट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड को मैं W लिखूं, it will be directly proportional to the charge passing through the electrolyte solution. As charge equals to Q equal to IT, तो I can say W is directly proportional to the current or flowing through it. Proportionality constant लगाएंगे तो W equal to ZIT। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया फर्स्ट लॉ के लिए। ओके, द सेकेंड लॉ क्या कहता है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड, अब क्या है कि हम करंट और चार्ज का अमाउंट सेम रख रहे हैं बट इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट ले रहे हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में नहीं लगाया तो अमाउंट ऑफ करंट सेम नहीं रहेगा, तो कनेक्टेड इन सीरीज वर्ड आपके एक्सप्रेशन में होना चाहिए। इन देन द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड आर इन रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप यूज कर रहे हो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में ही उनका डिपोजिशन होगा, ये कहता है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है सेम इलेक्ट्रोलाइट है बट आपने चार्ज चेंज कर दिया, करंट चेंज कर दिया, तो डिपोजिशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। सेकेंड लॉ कहता है आप इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट करिए बट करंट और चार्ज सेम रखिए, तो क्या होगा, डिपोजिशन डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट वेट्स पे। तो W1 अगर आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का वेट ऑफ डिपोजिशन है तो दैट विल बी इक्वल्स टू W1 ओवर W2 विल बी इक्वल्स टू E1 ओवर E2। E1 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट, वेट डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, वेट W2 डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों लॉज का स्टेटमेंट आपको अच्छे से लर्न करना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। Now the numerical based on that, how much charge is required for the following reduction? 1 mole of aluminium plus 3 to aluminium। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो फैराडे के लॉ कहता है उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करंट जो चार्ज कैरी करता है वो कितना है, 1 फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेता है, 96500 कूलाम, इतना चार्ज कैरी करता है। तो हमें गिवन सब्सटेंसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो हम डायरेक्ट उतने फैराडे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3 को कन्वर्ट करना है आपको एल्यूमिनियम में। 1 मोल लिया है मैंने, यहाँ एक ही लिया है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, गेन करेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स 3 फैराडे चार्ज। 3 Farad means 3 into 96500. For the calculation is we are using 96500. Okay, so that will come into 289500 coulomb. 1 mole of copper plus 2. Copper plus 2 is converting in copper. कैसे convert होगा, by the gain of 2 electron. 2 electrons means
2 फैराडे मीन्स 2 × 96500, कैलकुलेशन करेंगे 193,000 कूलम। MnO4 माइनस is converting into Mn+2, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Mn किस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7, यहाँ पे क्या है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, इट मीन्स 5 फैराडे, दैट इज 5 × 96500। कहाँ आ गए हम, वैल्यू मिल गई हमें चार्ज की 482,500 कूलम। तो डायरेक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है तो उतने मोल इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स उतने फैराडे चार्ज, फैराडे की जगह 96500 वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन करिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड क्यूप्रिक सॉल्ट। AgNO3 और क्यूप्रिक सॉल्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स I क्या है आपकी, सेम है। सो द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड, सिल्वर का डिपोजिशन आपको WAG इज गिवन है 1.08 ग्राम। द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, W कॉपर इज आस्क्ड टू यू। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है 63.54 एंड Ag का आपको दिया हुआ है 108। यहाँ के एटॉमिक की जगह इक्विवेलेंट वेट होगा, ओके। तो यहाँ पे ECU आपको दिया हुआ है और EEG भी आपको दिया हुआ है। क्वाइट सिंपल, WAG ओवर W कॉपर इक्वल्स टू EAG ओवर E कॉपर। कौन सा अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है, W कॉपर हमें कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो WAG आपको ऑलरेडी 1.08 दिया हुआ है, EAG 108, कॉपर का आपको दिया हुआ है 63.54। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कैलकुलेशन करिए, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास बेस्ड है फैराडेज सेकंड लॉ पे। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइट को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज करेंगे तो बनने वाले प्रोडक्ट की नेचर या बनने वाला प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल्स बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड, इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे तो वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज प्रेजेंट, अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस ले रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्पीशीज प्रेजेंट होंगी तो उनके SRP वैल्यूज पे भी क्या होगा, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन होगा। इसके अलावा इसमें साथ में आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी जो एम्बेडेड फॉर्म में है, वो है ओवर पोटेंशियल। तो ओवर पोटेंशियल इज एक्स्ट्रा वोल्टेज और एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाइड टू feasible but kinetically slow reactions। कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन्स ऐसी होती हैं, रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फिजिबल तो होती हैं बट वो काइनेटिकली इतनी स्लो होती हैं कि दे डज नॉट सीम टू अकर, वो ऐसा लगता नहीं है कि वो हो रही हैं। टू मेक देम फास्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू देम। सो उस एक्स्ट्रा पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल। और इस ओवर पोटेंशियल के कारण क्या होती है, रिएक्शन में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिटरमिन करते हैं। इन सब में ये आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से केसेस हमारे पास हैं और कैसे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सबसे पहले केस ले रहे हैं मोल्टन NaCl का। इट मीन्स हमारे पास NaCl है दैट विल डिसोसिएट इनटू Na+ एंड Cl-। NaCl हमारा कैटायन है तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। Cl- हमारा एनायन है तो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। इतना हमने पहले ही पढ़ लिया। कैथोड पे जाएगा तो इसमें रिडक्शन होगा, एनोड पे जाने वाली स्पीशीज का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है।
ठीक है। तो Na+ हमारा रिडक्शन में जाएगा, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू Na सॉलिड। तो हमें कैथोड पे क्या मिला, Na। Cl- हमारा ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो Cl- विल कन्वर्ट इनटू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हमें एनोड पे क्या मिला, Cl2। कब, इन केस ऑफ मोल्टन NaCl। बट यही अगर हमारे पास NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो हमारे पास एक्वस NaCl में क्या होगा, Na+ और H+ होंगे कैटायन, और Cl- और OH- होंगे एनायन। ठीक है, ये Na+ दोनों कैटायन है, कैथोड पे कंपीट करेंगे, दोनों एनायन कंपीट करेंगे फॉर एनोड। अब देखो, जब एक से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज होती हैं, तो कैथोड पे वो जाती है जिसका SRP क्या होता है, हायर होता है, ओके। और एनोड पे वो जाएगा जिसका SRP लोअर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो Na+ और H+। अब एक बात और भी ध्यान रखनी है, जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में H+ और OH- कहाँ से आते हैं, वाटर से आते हैं, ओके। वाटर से आएंगे तो H+ अगर जा रहा है तो वो H2 बनाएगा, और OH- अगर किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा तो वो O2 बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पर अल्टीमेटली दोनों आते कहाँ से हैं, वाटर से ही आते हैं। तो जब आप रिएक्शंस लिखेंगे तो आप वाटर की फॉर्म में लिखेंगे। समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि Na+ और H+ कैटायन है, और आप पोटेंशियल देखेंगे तो H+ का क्या है, कम है, सॉरी H+ का हायर है, इसका 0.0 है, इसका नेगेटिव में है, तो हु विल गो अंडर रिडक्शन, H+। तो H+ विल गो अंडर रिडक्शन एंड फॉर्म H2, ओके। तो हमें H2 मिलेगी। यहाँ पर Cl- और OH- में से किसका SRP लोअर है, जिसका SRP लोअर है वो क्या है, आपका OH-, ठीक है। बट हमारे पास प्रोसेस कौन सी जाएगी, Cl- इज अंडरगोइंग अंडर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्यों, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। Because of over potential of oxygen, Cl- is undergoing oxidation process and we are getting Cl2 at the anode reaction, ओके। तो अगर आपको मैं ओवरऑल रिएक्शंस बोलूं तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, H2O is converting into H2 by the acceptance of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। H2O आपका कन्वर्ट हो गया हाफ H2 में, और OH- उसने दे दिए। तो कैथोड पे आपकी ओवरऑल रिएक्शन तो ये वाली होती है, जिसका SRP हम बात करते हैं। हमने समझने के लिए इस तरीके से ले लिया। इसी तरीके से यहाँ पर जो रिएक्शन कंपीट करती हैं, वो रिएक्शन कौन सी कंपीट करती है, वो रिएक्शन होती है 2H2O is giving O2 plus 4H plus electrons. How many electrons? 4 electrons it is giving, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन के SRPs की बात करूं, तो पहली इक्वेशन के SRP की वैल्यू है 1.36 और इसकी वैल्यू है 1.23, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या, ये जो है जानी कौन सी चाहिए, ये वाली प्रोसेस जानी चाहिए अंडर द ऑक्सीडेशन, ओके। एनोड पे हमने बोला जिसका SRP लो है वो वैल्यू, वो रिएक्शन कंपीट होती है। देखिए यहाँ पे दो रिएक्शन है आपके पास, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Na, ओके। इसके लिए E0 वैल्यू हम ले लेते हैं, इसके लिए E0 वैल्यू है -2.7, और यहाँ आपने देख ही लिया 0.0 वोल्ट। तो हमने क्या बात की थी कि जिसका SRP हायर है, तो SRP ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसलिए हमें क्या मिलती है, H2। एनोड पे हमने क्या कहा, SRP लोअर होना चाहिए, तो 1.23 और 1.36 वोल्ट में ये होना चाहिए, ये प्रोसेस होनी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन हमारी प्रोसेस अक्कर कौन सी होती है, ये वाली होती है, और हमें क्या मिलता है, Cl2।
तो एक्वस NaCl में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, H2 और Cl2। मोल्टन के केस में हमें Na और Cl2। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि डाइल्यूट एस्टोसोफोर और कंसंट्रेट एस्टोसोफोर। तो देखिए दोनों ही केस में क्या होगा, आपके पास कैटायन होंगे H+, एनायन होंगे सल्फेट -2 फ्रॉम एस्टोसोफोर और H+ और OH-। ओके, अब दिख रहा है कैटायन जाएंगे कैथोड पे, एनायन जाएंगे एनोड पे। कैटायन आपके H+ हैं तो यहाँ पे तो आपको H2 ही मिलने वाली है। इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट इनटू H2। ओके, यहाँ सल्फेट और ऑक्सीजन OH- है, मैंने आपको बोला OH- आ रहा है हमारे पास, तो O2 बनने वाला है बाय द रिएक्शन 2H2O गिविंग हाफ O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि OH- हमारे पास कहाँ से आता है, वाटर से ही आता है। और इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या आती है, डाइल्यूट एस्टोसोफोर के केस में एनोड पे O2 और कैथोड पे H2। बट अगर कंसंट्रेट एस्टोसोफोर है, अगेन हमारे पास कैटायन है H+, एनायन है सल्फेट -2 एंड OH-। अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, हाफ H2 आपका बन गया, दोनों ही केस में सेम रहने वाला है। बट अगर कंसंट्रेट एस्टोसोफोर होता है तो हमारे पास कंसंट्रेट एस्टोसोफोर किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2OH 2 में। तो कंसंट्रेट एस्टोसोफोर के केस में OH- की कंसंट्रेशन कम है, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमें एनोड पे कौन सी स्पीशीज मिलती है, हमें मिलती है H2OH 2-, वेयर एज ऑन कैथोड वी आर गेटिंग H2। क्लियर। तो डाइल्यूट एस्टोसोफोर, कंसंट्रेट एस्टोसोफोर का केस आपको ध्यान रखना है और उसका रीजन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है बैटरीज एंड कोरोजन। तो सबसे पहले बैटरीज क्या होती हैं, बैटरी बेसिकली गैल्वेनिक सेल ही होती है जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट गैल्वेनिक सेल और बैटरी में फ़र्क क्या हुआ, एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल अगर हम यूज़ करते हैं इन सीरीज तो हम उसे टर्म देते हैं बैटरीज। ओके, तो बैटरीज दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है, यूज के बाद डेड हो जाती है, कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, कैन नॉट बी रिचार्ज। एग्जाम्पल हो गए लेग्रांजे सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी कैन बी रीयूज्ड, कैन बी रिचार्ज, एग्जाम्पल लेड स्टोरेज एंड निकल कैडमियम। वन बाय वन ले लेते हैं। लेग्रांजे सेल सबसे पहले, ये उसका फिगर है, आप देख सकते हैं कहाँ यूज होती है, ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स में यूज होती है। एनोड कौन सा है, जिंक का कंटेनर जो है, जिंक की कवरिंग जो है वो एनोड का काम करती है। कैथोड कार्बन रॉड जो है बीच में वो कैथोड का काम करती है, चारों तरफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का पाउडर होता है। दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है, इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट फील्ड है, इसलिए NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। ओके, पेस्ट फील्ड होता है इसलिए इनको हम ड्राई सेल बोलते हैं, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो उसको वेट सेल बोलते हैं। एनोड पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 और कैथोड पे MnO2 इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+3। ओके, यहाँ पर NH3 बन रहा है आपका कैथोड पर और एनोड पे बन रहा है जिंक। इन दोनों की रिएक्शन से हमारा एक बीच में इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है डायमीन जिंक +2, जिसके कारण हमारा सेल एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। क्या पढ़ना है इस सेगमेंट में, जब भी बैटरीज का सेगमेंट पढ़ रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस, बेसिक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल के केस में आपको एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट का आइडिया होना चाहिए और उनकी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। सेकेंड हम ले लेते हैं मरकरी सेल, ये भी एक प्राइमरी सेल है, इसे हम बटन सेल भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप। कहाँ यूज होता है, हेयरिंग एड्स और वॉचेस में यूज होता है। एनोड है जिंक मरकरी का अमलगम, कैथोड है पेस्ट ऑफ HgO, इलेक्ट्रोलाइट है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं। एनोड पे जिंक कन्वर्ट हो रहा है ZnO में, Zn+2 में। ओके, HgO कन्वर्ट हो रहा है कैथोड पे Hg में। ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू ZnO, HgO इज कन्वर्टिंग इनटू Hg। इस तरीके से आपको
एनोड कैथोड रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। यूज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपसे यूज के बेसिस पे सेल का नाम पूछा जा सकता है। नेम द सेल विच इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, लैग्रांज। नेम द सेल विच इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, मरकरी सेल। नेक्स्ट आ जाते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल का टाइप है। इट मीन्स रिचार्ज और रीयूज हो सकता है। कहाँ यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स में यूज होता है। एनोड कैसा होता है? लेड होता है एनोड। अब देखिए रिचार्ज वाली बैटरी है तो एनोड और कैथोड की कंडीशंस के लिए आपको अलर्ट रहना है कि जब सेल इन यूज है या डिस्चार्ज मोड में है तब लेड आपका एनोड है और कैथोड आपका लेड डाइऑक्साइड है या PbO2 है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें 38% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, इसलिए ये कैसा है? वेट सेल है। पिछले दोनों केस में पेस्ट था, यहाँ पर सॉल्यूशन है तो वेट सेल है। सेल इन यूज या डिस्चार्ज मोड में हो तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, Pb in presence of sulfate ion converting into PbSO4, that means Pb+2। कैथोड पे PbO2 +4 से कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, +2 में रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन में Pb + PbO2 + 2H2SO4 गिविंग PbSO4 + 2H2O। ये सारी रिएक्शंस आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। अलर्ट कहाँ रहना है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन सेल इज इन यूज इन डिस्चार्ज मोड, तो आपको ये लिखना है। अगर उसने नॉट इन यूज और इन रिचार्ज मोड बोला तो रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। नॉट इन यूज और रिचार्ज, अगर इस तरीके की कंडीशन आए तो सेल रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी। ये बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। तो क्वेश्चन पहले 2 बार अच्छे से पढ़िएगा कि आपको कौन सी रिएक्शंस लिखनी है, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग, इन यूज और नॉट इन यूज, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल जो है, बेसिक आइडिया उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो है निकल कैडमियम। लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, उससे ज़्यादा उसकी लाइफ होती है, फिर भी वो कम यूज़ में होती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड और फ्रिक्वेंटली यूज जो बैटरी है सेकेंडरी बैटरी, वो कैसी है? लेड स्टोरेज बैटरी। कॉमन रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन जो है, कैडमियम सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है निकल। ये ओवरऑल रिएक्शन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ निकल कैडमियम। ये आपके पास बेसिक डायग्राम का आइडिया। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट, फ्यूल सेल, जो आज की एप्लीकेशन का सेल है। क्या होते हैं फ्यूल सेल? पता ही चल रहा है नाम से। फ्यूल्स की कंबस्टन एनर्जी से हम क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल। कौन कौन से फ्यूल हो सकते हैं? वो हाइड्रोजन, मिथेनॉल और मीथेन हो सकते हैं, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल की कंबस्टल एनर्जी को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसे हम बोलते हैं फ्यूल सेल। कॉमन फ्यूल सेल है आपका H2O2 फ्यूल सेल, जिसमें आपके पास O2 पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं, उस पर O2 बबल्ड की जा रही है, वो वर्क कर रही है कैथोड की तरह। H2 बबल करते हैं, वो वर्क करती है एनोड की तरह। बीच के चैम्बर में आपके पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जनरली वो NaOH या OH- कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। और ये आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस है। कैथोड पे O2 कन्वर्ट हो रही है आपकी OH- में बाय द सेम टेस्ट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर H2 आपकी कन्वर्ट हो रही है 2H2O में। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? H2 + O2 इज गिविंग 2H2O। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो सेल का डिस्क्रिप्शन तो बहुत थोड़ा सा है, एनोड कैथोड की रिएक्शन आपने लिख ली। उसके बाद आता है इसके एडवांटेज। क्या एडवांटेज है इस सेल के, क्यों इसको यूज करें हम? इसके एडवांटेज में सबसे पहले है इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है इसकी है 70%, क्वाइट ग्रेटर देन द थर्मल प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी होती है 40%, तो उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है, पहला एडवांटेज।
दूसरा, आप देख रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं बन रहा, तो क्या है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है। तीसरा जो एडवांटेज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि प्राइमरी सेल आपने देखा एक टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं एक टाइम के बाद उन्हें रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। बट फ्यूल सेल के केस में क्या होता है कि टिल द रिएक्टेंट सप्लाई कंटिन्यूड, जब तक आप रिएक्टेंट सप्लाई कंटिन्यू करेंगे, सेल विल कंटिन्यू इट्स वर्किंग। इट मीन्स ना तो ये प्राइमरी सेल की तरह डेड होता है, ना इसे सेकेंडरी सेल की तरह बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। आप रिएक्टेंट की सप्लाई कंटिन्यू रखिए तो सेल की वर्किंग भी कंटिन्यू रहेगी। तो एडवांटेजेस पे बहुत ध्यान रखिएगा, एडवांटेज भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेगमेंट या लास्ट सेगमेंट ऑफ चैप्टर है हमारा कोरोजन। कोरोजन के बारे में जनरली हम बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ये प्रूव करना आपको आता है। अगर उस एस्पेक्ट से हमें पढ़ना है तो आपको इस प्रोसेस में होने वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को ध्यान रखना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आयरन का कोई आर्टिकल है, तो इसमें क्या होगा, कोई स्पॉट, पर्टिकुलर स्पॉट क्या काम करता है, एनोड का काम करता है। अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज वर्किंग एनोड, और उस पर क्या रिएक्शन कंप्लीट हुई, Fe इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उस आयरन ऑब्जेक्ट में किसी और स्पॉट पे जाएंगे जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H+। ओके, तो वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये वर्क करेगा कैथोड का। तो ये हमारी कैथोड रिएक्शन है, ये हमारी एनोड रिएक्शन है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, आयरन +2 में बदल रहा है। कैथोड पे हमारी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये H+ कहाँ से आते हैं, एटमॉस्फेयर से आते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे पास मॉइस्चर है, CO2 है, दोनों ने मिलके क्या बनाया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसने क्या दिया, H+ रिलीज किया। ये H+ हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के रिडक्शन में यूज हो रहा है और क्या बन रहा है, H2O। तो इट इज द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड। अब देखिए यहाँ Fe+2 बना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, और मॉइस्चर की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, आयरन एंड मॉइस्चर, ठीक है, तीनों ने मिलके क्या बनाया, हमारा रस्ट बनाया। तो ये वाटर ड्रॉपलेट, ऑक्सीजन और आयरन तीनों ने मिलके हमारा बनाया रस्ट, कॉज किया कोरोजन। तो कोरोजन इज इन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना में आपको ये तीनों रिएक्शंस अच्छे से लिखनी है। एनोड पे होने वाली ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होने वाली रिडक्शन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के थ्रू रस्ट का बनना। ओके, इसी के साथ एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए आपको कौन सी टर्म यूज करनी है, गैल्वेनाइजेशन की टर्म यूज करनी है। गैल्वेनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो क्या होता है, जिंक इज वर्किंग एज एनोड, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब क्योंकि वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सो आवर आयरन ऑब्जेक्ट विल बी नॉट अंडरगोइंग अंडर द कोरोजन प्रोसेस। गॉट इट। तो ये एक बेसिक आइडिया आपका कोरोजन का भी कंप्लीट हुआ। क्वाइट लंबा चैप्टर है, सेगमेंट्स में बांट के पढ़ेंगे तो बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। चलिए नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन योर ब्रेन। बेसिक आइडिया जो भी हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस का ले लेते हैं। इन अ गैल्वेनिक सेल, क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, KCl कैन बी यूज इन सॉल्ट ब्रिज एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने पढ़ा था कि सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट या एनोडिक कैथोडिक चैम्बर में प्रेजेंट सॉल्यूशन के साथ में प्रेसिपिटेट आउट ना हो।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब सॉल्यूशंस में हमारा AuCl3 में हमारा जो सॉल्यूशन है वो उसके साथ में प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। तो हमारा कॉपर सल्फेट AuCl3 वाला जो सॉल्यूशन है उसके साथ में उस सेल में हमारा KCl क्या हो सकता है, सॉल्ट ब्रिज में यूज हो सकता है। बाकी सब केसेस में हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट ऑफ दैट मेटल क्लोराइड। ओके, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, हमें डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, कैसे, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, ये -3.05, -2.73 माइनस, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव एंड की तरफ है, लेस नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव। तो आपकी ये वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो किसके लिए है, मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग अमंग दीज। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेन योर ब्रेन। When the same electric current is passed through the solution of different electrolytes, same electrolyte, same current है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है, तो कौन सा लॉ आ गया हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया। तो डिपॉजिट अमाउंट डिपेंड किस पे करता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मेसेज पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देन आ गया मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। ओके, लैग्रांजे सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, मरकरी सेल, सेल रिएक्शन H2+O2 to H2O। ओके, तो ये रिएक्शन तो हमारी आ गई फ्यूल सेल के साथ। डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन एंड यूज्ड इन हियरिंग एड्स। मरकरी सेल में कोई भी, ये इसकी खास बात भी है कि मरकरी सेल की जो पोटेंशियल है वो कभी कम नहीं होती। वो इसका इसीलिए रीजन होता है क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं इन्वॉल्व होता जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होती हो। रिचार्जेबल, तो निकल कैडमियम हमारा सेकेंडरी सेल है तो रिचार्जेबल है। लैग्रांजे सेल, लैग्रांजे सेल में हमारा जिंक कंटेनर होता है तो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन आ जाएगी। कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबस्टन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे फ्यूल सेल के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन आ गए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी मेहनत पे विश्वास करिए, सच्चे दिल से मेहनत करते रहिए। आज का गुरु मंत्र कहता है कि अपने हौसलों पर जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिलें खुद पते बताती हैं और रास्ते उनके इंतजार करते हैं। मन लगा के मेहनत करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, योर सक्सेस इज श्योर। थैंक यू।